नमस्कार बच्चों। ये जो व्याख्यान मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, यद्यपि मैं तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए कर रही हूँ, परंतु मैं आपको एक बात सूचित करना चाहती हूँ कि पाठ्य जो हमारा टाइम टेबल है, समय सारणी है महाविद्यालय की, उसके अनुसार मुझे पिछले वर्ष तक तृतीय वर्ष की कक्षा जो है वो नहीं दी गई थी। तो मेरे पास प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष है, परंतु तृतीय वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं उनको पढ़ाऊँ। तो मैं जो है तकनीकी रूप से तो आपको नहीं पढ़ा सकती, परंतु मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है व्याकरण से संबंधित ऐसा ज्ञान जो द्वितीय वर्ष के लिए भी ज़रूरी है और तृतीय वर्ष के लिए भी ज़रूरी है, तो वो मैं द्वितीय वर्ष के लिए तैयार करूँगी, लेकिन उसको तृतीय वर्ष वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी उपयोगी होगा। और फिर मैं कोशिश करूँगी कि जो पाठ्यक्रम जो समय सारणी निर्माण करते हैं उनसे कहूँ मैं कि तृतीय वर्ष की कक्षा भी मुझे दी जाए, क्योंकि आप विद्यार्थी लोग मुझे प्रिय हैं और आपके समूह में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वस्तुतः दिल से पढ़ना चाहते हैं। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने का मेरा मन सदैव होता है। यद्यपि पिछले सत्र में अभिज्ञान शाकुंतल हमारी जो है वो हो नहीं पाई थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि अभिज्ञान शाकुंतल में जब सेकेंड ईयर को पढ़ाऊँ तो आप लोग भी उसके साथ अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ें, और व्याकरण जब मैं पढ़ाऊँ सेकेंड ईयर को तो उसके साथ आप जो है व्याकरण को पढ़ें। तो मैंने आज जो है वो सेकेंड ईयर की कक्षा को जो है वो टाइम टेबल बताया था। मैं थर्ड ईयर को भी बता रही हूँ टाइम टेबल, लेकिन ये ऑफ रिकॉर्ड जो है वो टाइम टेबल में बता रही हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी एमए प्रीवियस की कक्षा जो है वो मेरे पास नहीं थी और मैंने यूट्यूब पर उसको डाला था। तो जो हमारी जो टाइम टेबल या समय सारणी बनाने वाली जो मैडम है, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि क्योंकि ये प्रकरण मेरे पास, ये जो विषय है, ये जो पेपर है वो मेरे पास है, इसलिए आप इसकी क्लास नहीं डाल सकते। तो मैं उनका कहना जो है वो मुझे मानना है, क्योंकि वो हेड है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे निवेदन करूँ कि मुझे क्लास दें थर्ड ईयर, तो मैं जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो ये थर्ड ईयर की क्लास में थर्ड ईयर का सिलेबस बता रही हूँ, लेकिन मैं इसको जो है ऑफ रिकॉर्ड में बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आपकी जो थर्ड ईयर में पढ़ाऊँगी तो मैं आपको सेकेंड ईयर की क्लास में व्याकरण पढ़ाऊँगी जो आपके काम आ जाएगी, और जब टाइम टेबल में मैं कोशिश करूँगी थर्ड ईयर मिल जाएगी तो फिर मैं आपको थर्ड ईयर के रूप में भी पढ़ाऊँगी। थर्ड ईयर जो है वो तर्क संग्रह है आपके कोर्स में। तर्क संग्रह जो है वो दर्शन ग्रंथ का एक भाग है। जो तर्क संग्रह में न्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित जो उनका दृष्टिकोण है अन्नम भट्ट का, वो आपके कोर्स में है। तर्क संग्रह को हम पढ़ेंगे, 20 अंक का ये आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरी इकाई में श्रीमद् भगवद गीता, जिसको आप जानते हैं, गीता महाभारत का एक अंश है और उसमें 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्यायों में से द्वितीय अध्याय यहाँ पर आपके कोर्स में है, क्योंकि वो मुख्य रूप से किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को युद्ध समर में दिया गया उपदेश है, जो कि आप लोग भी जब भी कभी आपको न्याय का मार्ग चयन करने में संशय उत्पन्न हो तो आपके लिए ये उपयोगी हो, इसलिए गीता का द्वितीय अध्याय आपके कोर्स में रखा गया है। संपूर्ण गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों मार्गों को संसार को चलाने के लिए और संसार में रहते हुए, निरासक्त रहते हुए मुक्ति पाने के उपाय के रूप में दिया गया है। तो आपके कोर्स में गीता का दूसरा अध्याय है। तीसरी इकाई में रामायण का सुंदरकांड आपके पाठ्यक्रम में है, और सुंदरकांड जिसके बारे में आप जानते हैं, आप बहुत परिचित हैं, लेकिन आप तुलसीदास रचित रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारा जो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई है, उसमें जो सुंदरकांड है वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो उस सुंदरकांड से भी हम रूबरू होंगे। उसमें किस तरीके से वाल्मीकि ने लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। चौथी इकाई में मनुस्मृति है। आपको पता है कि वैदिक व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें स्मृतियाँ हैं, क्योंकि वेदों को श्रुति कहा गया है, और श्रुति को, क्योंकि तब श्रवण के आधार पर ही ज्ञान प्राप्त होता था, तो श्रुति
के आधार पर स्मृति रहती है। तो वो स्मृति में उस श्रुति की कैसे व्याख्या की गई है वो स्मृति ग्रंथों में है। स्मृति ग्रंथों की संख्या पर अलग अलग विचार हैं, लेकिन मुख्य स्मृतियाँ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये मुख्य रूप से जो है वो सिद्धांतों की लगभग पूरी व्याख्या करती है। तो मनुस्मृति मुख्य है, और मनुस्मृति का दूसरा अध्याय जो कि ब्रह्मचारी के लिए धर्म की व्याख्या, उसके आचरण, जीवन चरित्र के बारे में बात की गई है, इसलिए आपके कोर्स में, पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। भारतीय दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है? भारतीय दर्शन जीवन के बारे में, मोक्ष के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, मनुष्य के बारे में, पुरुषार्थों के बारे में, यहाँ हम जो जीवन संचालित करते हैं, वो जो जीवन दिखाई देता है वो क्या है, वो क्यों है, यहाँ दुख क्यों है, दुख के कारण क्या है, कारणों का निवारण क्या है, हम कैसे इस जीवन को निरापद रूप से, निरासक्त रूप से, निर्बाध रूप से, आनंद रूप से, ज्ञान के साथ बिता सकें, इन सबको भारतीय दर्शन किस तरीके से देखता है, ये भारतीय दर्शन के सिद्धांतों में आपके यहाँ व्याख्या की गई है। उसको हम समझेंगे। बहुत ही आनंद देने वाला विषय जो है भारतीय दर्शन होता है। तो भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ने में आपके साथ बहुत आनंद आएगा। संस्कृत व्याख्या जो है वो हमेशा आता है आपके पाठ्यक्रम में। कुछ अंश तो तर्क संग्रह का जो खंड है, उन खंडों में से विकल्प देते हुए आपको संस्कृत व्याख्या करनी होगी। दूसरा जो पेपर है वो आपका, उसमें एक इकाई में किरातार्जुनीयम है। आप जानते हैं कि जो संस्कृत साहित्य है उसको दृश्य काव्य और श्रव्य काव्यों में विभाजित किया गया है। दृश्य काव्य में नाटक है और श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य, चंपू है। तो गद्य में कथाएं हैं, आख्यायिका है, और इसके अलावा जो है पद्य है, उसमें महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, और चंपू जो है वो गद्य पद्य मिश्रित होता है। तो यहाँ जो भाग है आपका दूसरा, उसमें श्रव्य काव्य में आपके जो है किरातार्जुनीयम आपके कोर्स में है, जो कि एक महाकाव्य है। भारवी ने लिखा है, और भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, यानी कि उनके पद्यों में अर्थ जो है वो होते हैं नारियल के फल की तरह, जो ऊपर से व्याकरणिक दृष्टि से, शैली की दृष्टि से थोड़े कठोर हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसको भेद लेते हैं, उसका अर्थ पा लेते हैं, तो वो अर्थ जो है वो बहुत सरस और सुंदर होता है, अमृतदायी होता है, पौष्टिक होता है, मस्तिष्क को पोषण देने वाला होता है। तो इस तरीके का उनकी शैली है, और उस शैली का जो है प्रतीक है किरातार्जुनीयम। तो ये जो है किरातार्जुनीयम का एक सर्ग आपके कोर्स में है। और विश्रुत चरितम दश कुमार चरितम का एक पार्ट है, जो है दंडी का लिखा हुआ है। तो दंडी के 10 कुमार चरितम में से विश्रुत चरितम, यानी 10 कुमारों का जो चरित्र है उनमें से एक कुमार जो विश्रुत है, उनके चरित्र का वर्णन यहाँ किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। दंडी जो है वो यथार्थ वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं गद्य शैली में। और उसके बाद नीति साहित्य में से आपकी नीति शतक है। नीति शतक जो है वो भर्तृहरि ने लिखा है। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, नीति से संबंधित लगभग 100 पद्यों का, 100 मुक्तक पद्यों का यहाँ पर संग्रह है। तो ऊपर का एक अंश जो है वो महाकाव्य में से है, दूसरी इकाई जो है वो आपके पद्य साहित्य में से है, तीसरी इकाई जो है वो मुक्तक काव्य का अंश है, नीति शतक। और जो चौथी इकाई है वो व्याकरण की है, जिसमें तिङन्त प्रकरण है। तिङन्त मतलब जो हम धातु रूप बनाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उनमें किन किन नियमों का पालन करना होता है, वो धातु रूप है। और इसके साथ ही वाच्य परिवर्तन है। वाच्य आप जानते हैं, अगर आपने पहले पढ़ा है तो एक होता है वाक्य और एक होता है वाच्य। तो वाक्य का मतलब तो ये है कि जो कहा गया है, पदों का जो संग्रह है, सेंटेंस जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वो वाक्य होता है। लेकिन उस वाक्य में क्या कहा गया है वो वाच्य होता है, यानी किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो वाच्य होता है। अंग्रेजी में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य।
कर्तृवाच्य का मतलब है कि हम कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। कर्मवाच्य के बारे में है कि हम कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, कर्म मुख्य है। और भाववाच्य का मतलब है कि हम क्रिया के बारे में, भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कर्ता मतलब जैसे हम राम आदि के बारे में बात कर रहे हैं। कर्म मतलब जो कर्म है मुख्य रूप से जिसको कर्ता करना चाहता है, जो उसकी क्रिया का लक्ष्य है, तो कर्ता का जो इप्सिततम जो कर्म है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी वो पढ़ना चाहता है, खाना चाहता है, जाना चाहता है, तो वो कहाँ जाना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, उसका क्या लक्ष्य है, वो कर्म, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कर्मवाच्य होता है। जैसे हम कहेंगे छात्रः पुस्तकं पठति, तो हम छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कर्तृवाच्य है। तो छात्रेण पुस्तकं पठ्यते, तो छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका मतलब हम पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कर्मवाच्य है। और तो और इसके अलावा यदि हम गम्यते, खाद्यते, हस्यते ऐसी बात करते हैं, तो क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो भाववाच्य होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। और पंचम इकाई में आपके जो है निबंध हैं जो अलग अलग विषयों को लेकर के होंगे। इस प्रकार से दोनों प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु के बारे में मैंने आज आपको बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।